हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो आई होप कि आप सब आरएफओ के मेंस के प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से लगे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट मेंस के स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से हमारे मेंस के पैटर्न को हमें फॉलो करना है, कैसे हम मेंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। आज का जो पूरा लेक्चर है ये आपका जनरल स्टडीज़ के ऊपर फोकस होगा। मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम जनरल स्टडीज़ के प्रिपरेशन को कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जनरल स्टडीज़ में काफ़ी सारा टॉपिक है, यानी कि सिलेबस बहुत वास्ट है, बट हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड टाइम के अंदर कौन से वो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इन सब पीडीएफ को लेने के लिए आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इन सारे पीडीएफ्स को टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आरएफओ के मेंस के पैटर्न को समझ जाते हैं। आरएफओ का जो हम एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसके मेंस के पैटर्न को हम थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, हमारा मेंस जो है ये दो पेपर पे डिवाइडेड है। एक है हमारा कंपलसरी पेपर और एक है हमारा ऑप्शनल पेपर। ठीक है। अब अगर आप कंपलसरी पेपर में भी देखोगे तो यहाँ पे दो पेपर है, यानी कि एक पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश का होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 50 मार्क्स का हिंदी पूछा जाएगा और 50 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जाएगा। और ये जो पेपर है हिंदी प्लस इंग्लिश, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग है। ये केवल और केवल क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि इस पेपर के मार्क्स आपके एग्ज़ाम में ऐड नहीं होंगे। यानी कि जो हमारा फाइनल मेरिट बनेगा, उस मेरिट में हमारा ये वाला पेपर का मार्क्स ऐड नहीं होगा। ये जस्ट क्वालिफाइंग है एंड यू हैव टू स्कोर 30% मार्क्स। आपको केवल और केवल 30% मार्क्स स्कोर करना है इस क्वालिफाइंग पेपर में। तो ये काफ़ी इजी पेपर है। 10th लेवल का हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसमें एसे होगा, लेटर होगा, प्रेसी होगा और थोड़ा ग्रामर होगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी इसका प्रिपरेशन कर लेते हो तो ये काफ़ी इजी है। अब बात करते हैं कि मेरिट जो होगा ये कितने मार्क्स का होगा। मेरिट में हमारा ये जनरल स्टडीज़ 100 मार्क्स का, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2। तो टोटल अगर बात करें तो हमारा जो मेरिट का जो मार्क्स बनेगा, ये मेरिट का मार्क्स हमारा बनेगा 500 का। 500 मार्क्स पे हमारा मेरिट बनेगा, जहाँ पे ये 200 मार्क्स ऑप्शनल के होंगे एंड 100 मार्क्स हमारा जीएस का होगा। तो ऑप्शनल क्या लेना चाहिए, किस ऑप्शनल का हम तैयारी करा रहे हैं, इन्वायरमेंटल साइंस, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। इन्वायरमेंटल साइंस के ऑप्शनल को हम डिस्कस करते हैं और यहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल है, तो आप इन सब के बारे में ऑलरेडी वीडियो है, देख सकते हैं। आज हमारा पूरा का पूरा फोकस है इस 100 मार्क्स के ऊपर। क्योंकि देखो, जब हम जनरल स्टडीज़ का बात करते हैं तो आप एक चीज़ तो जानते होंगे कि जनरल स्टडीज़ में सिलेबस तो काफ़ी वास्ट है, यानी कि आप जो पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो। आपके पास ऑप्शन है कि आप हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, इन्वायरमेंट पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, कुछ भी पढ़ो, सब जनरल स्टडीज़ के अंदर ही आएगा। बट द मेन क्वेश्चन इज कि हमारे पास टाइम है लिमिटेड, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, और इस लिमिटेड टाइम में हम कैसे स्ट्रेटेजिकली कवर करें कि हम 100 मार्क्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। ऑप्शनल के लिए तो नो डाउट हमें प्रिपेयर करना ही है, क्योंकि ये 400 मार्क्स का है, यानी कि हाफ ऑफ द गेम तो यही है, 1/4 ऑफ द गेम तो ऑप्शनल पे ही टिका है। बट जनरल स्टडीज़ में भी हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं कि हमें अच्छे मार्क्स स्कोर हो पाए, तो वो स्ट्रेटेजी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये ओवरऑल हमारा आरएफओ का मेंस का पैटर्न होने वाला है। अब आते हैं जनरल स्टडीज़ में कितने पेपर दिए गए। तो ये जो जनरल स्टडी है ये टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, एक ही पेपर होगा, लेकिन इसके अंदर आप अगर देखोगे तो 6 to 7 सेक्शंस है, जिसमें सबसे पहला आपका आएगा हिस्ट्री, सेकंड है आपका जियोग्राफी, थर्ड है आपका पॉलिटी, फोर्थ इकोनॉमिक्स, फिफ्थ झारखंड एंड सिक्स्थ इज योर
करंट इवेंट्स मीन्स करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो यानी कि इस 100 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये इन 6 सेक्शन से पूछा जाएगा। अब अगर आप अकेले हिस्ट्री ही पढ़ने जाओगे तो हिस्ट्री के अंदर आपका एंशिएंट पार्ट आ जाएगा, एंशिएंट के बाद आपका मेडाइवल वाला पार्ट है, मेडाइवल के बाद अगर आप जाओगे तो मॉडर्न वाला पार्ट है। तो केवल हिस्ट्री ही अगर पढ़ने जाए तो यही तो पूरा 1 मंथ ले लेगा। उसी तरीके से आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो यहाँ पे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, फिजिकल ज्योग्राफी भी है, इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो क्या स्ट्रैटेजिक होने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो करना चाहिए? तो यहाँ पे सबसे अच्छा है कि आप सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आप फोकस करो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस बनने के चांसेस हाई है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली है कि वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे सारे सेक्शन वाइज, और बाकी जितने भी नोट्स वगैरह होते हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे अप टू डेट किया जाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और बैचेस जो हमारे चल रहे हैं आरएफओ मेंस के, उसमें तो सब चीज़ डिटेल में डिस्कस होता ही है। तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है मीन्स टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी। अब आप एक चीज देखो कि इंडियन पॉलिटी अपने आप में ही काफी लेंदी है, तो क्या हमें सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ना है? नहीं, हम फोकस करेंगे कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है, सिलेबस के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उनको फोकस करेंगे। तो ये हमें जेपीएससी ने सिलेबस प्रेस्क्राइब किया है। अब इसके अंदर जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, एक तो हो गया हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एक क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हो अपने से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और उसके रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स अवेलेबल है, यानी कि पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होने चाहिए आपके आंसर में, एक फ्रेमवर्क आप पहले से तैयार करके रख लो। उसी तरीके से आपका फंडामेंटल राइट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर अगर थोड़ा और डीप में जाए तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जैसे कि आर्टिकल 19 से क्वेश्चन बन सकता है, आर्टिकल 32 से क्वेश्चन बन सकता है, आर्टिकल 21 से क्वेश्चन बन सकता है, राइट टू इक्वालिटी से क्वेश्चन बन सकता है, राइट टू इक्वालिटी से क्वेश्चन बन सकता है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम से क्वेश्चन बन सकता है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, सेक्युलरिज्म से क्वेश्चन बन सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आप फंडामेंटल राइट्स में कवर कर सकते हो। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया। इसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसका आप एक फ्रेमवर्क तैयार कर लो। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसके लिए यूज होते हैं। जैसे क्योंकि ये एग्जाम ही है इन्वायरमेंट का, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके आर्टिकल्स जो है 48, 48A, इस तरीके के जो आर्टिकल्स हैं इनको अच्छे से रेडी कर लो। फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, हमारा इंडियन डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करता है, ठीक है, इसके लिए आप क्लास 10th के एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। डेमोक्रेसी के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, व्हाट इज़ द नीड फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों होना चाहिए। इसके बाद इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया, इस टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल का है, इसमें आप टॉपिक को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हो। एक लेजिस्लेचर हो गया, एक एग्जीक्यूटिव हो गया, और एक आपका जुडिशरी हो गया। इन तीनों सेक्शन से आप बेसिक आउटलाइन रेडी कर लो कि लेजिस्लेचर में कौन लोग आते हैं, लेजिस्लेचर के बाद एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर इसमें प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इन सब एग्जाम में प्रेसिडेंट के बारे में जरूर पूछा जाता है, गवर्नर्स से पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। गवर्नर्स के जितने भी पावर्स होते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स, पर्डनिंग पावर्स, प्रेसिडेंट के जो पावर्स होते हैं, इनको अच्छे से डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि इनसे प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछा गया है। आप देखोगे तो बीपीएससी में भी गवर्नर से क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है। और ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपका प्रियम्बल आ जाता है। प्रियम्बल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ये अगर आप कुछ सेक्शंस को रेडी कर लेते हो तो आपका इंडियन पॉलिटी रेडी हो जाएगा। यानी कि इंडियन पॉलिटी में बहुत ज्यादा आपको वॉस्ट जाने का जरूरत नहीं है। आप पंचायती राज, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रियम्बल्स, इन टॉपिक को आप रेडी कर लो तो आप इंडियन पॉलिटी के लिए तैयार हो जाओगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको हैंड ओवर कर पाओगे। ठीक है। इलेक्शन कमीशन को जरूर से कर लेना, क्योंकि एकमात्र टॉपिक आप देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से दिया गया है। चाहता तो ये फाइनेंस कमीशन भी दे सकता था, बट इन्होंने इलेक्शन दिया, इसका मतलब स्पेशल फोकस इस पे है। इसी तरीके से अगर मैं आता हूं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, देखो मैंने जो अरेंजमेंट किया है ना, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन वाइज किया है। पहले सबसे पहले हमें पॉलिटी रेडी करना चाहिए, फिर हमें इकोनॉमी करना चाहिए। इकोनॉमी के अंदर बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि इन्होंने टॉपिक्स बहुत ब्रॉडली दे दिए हैं। तो इकोनॉमी के लिए मैं जो आपको रिसोर्स फॉलो करने बोलूंगा, अगर आपके पास समय है और आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें इकोनॉमी के कोर कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है। आप पहले एक चीज को फोकस कीजिए कि हमें इकोनॉमी के कोर कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है, हमें खाली इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। तो क्लास 11 का एक बहुत अच्छा एनसीईआरटी है, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, ये इस बुक का नाम है। क्लास 11 का ये एनसीईआरटी है। काफी बेहतरीन बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसके अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, पोस्ट डेवलपमेंट क्या है, सारी चीजों के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप इस बुक को ब्रॉडली भी एक बार पढ़ लेते हो तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी में। और जब आप इकोनॉमिक सेक्शंस को रेडी कर रहे हो तो आपके पास 5 ईयर प्लान के ऊपर एक कंप्लीट आंसर होना चाहिए, क्योंकि इनका डायरेक्ट क्वेश्चन होगा 5 ईयर प्लान से। लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आपके पास डायरेक्ट आंसर होना चाहिए। इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लिख लीजिए, इनके ऊपर आपके पास एक कंप्लीट आंसर होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि ब्रिटिश एरा में क्या था, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या है, पोस्ट 21st सेंचुरी में क्या चल रहा है, 21st सेंचुरी में इंडिया का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, एक ब्रॉड आइडिया आपको मिल जाएगा। एंड एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, दैट इज योर सर्विस सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स के बारे में एक बार ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। तो ये बुक में इन तीनों सेक्टर्स के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप अगर ये बुक पढ़ लेते हो तो आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसमें इन 3 पार्ट्स में तो आपको जरूर से काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। इसी तरीके से अब हम चलते हैं झारखंड वाले सेक्शन में, क्योंकि झारखंड से आप समझो 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है, और झारखंड में भी आपको बहुत बहुत ब्रॉड टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। जैसे एक आपका टॉपिक हो जाएगा बिरसा मूवमेंट। ठीक है, बिरसा मूवमेंट, ताना भगत मूवमेंट और संथाल विद्रोह, ये 3 टॉपिक को तो एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, किसी एक का चांसेस है कि आ सकता है। उसके बाद झारखंड के जो कॉमन टॉपिक्स है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है। ठीक है, झारखंड में मिनरल्स वगैरह बहुत ज्यादा है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आप देख सकते हो। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है झारखंड में, इसका आप एक आंसर तैयार कर लो। फूड सिक्योरिटी और मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड झारखंड में क्यों प्रॉब्लम है, एनेमिक रिडक्शन क्या क्या सरकार स्टेप्स ले रही है, इनसे एक क्वेश्चन आंसर रेडी करके रखो। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट झारखंड में क्या है, सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिया। तो ये कोई ब्रॉड टॉपिक्स है, इसके ऊपर आपके पास आंसर रेडी होना चाहिए। हर टॉपिक के ऊपर आपके पास 1 से 2 पेज का कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ होना चाहिए, जिसे आपको पढ़ लेना है। अगर आप हमारे बैच से जुड़े हो तो आपको इन सब चीज़ों का टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सब प्रोवाइड कर दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, हम ऑलरेडी ये सब प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये एक आपका हो गया झारखंड वाला सेक्शन। ठीक है, अब जियोग्राफी अगर आप देखोगे तो जियोग्राफी में भी आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है।
आप इसमें सबसे पहले फोकस करो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इन दो टॉपिक पे आप फोकस करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक आपका क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर का ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ आप रेडी कर लीजिए, ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि हो सकता है वो एग्रीकल्चर और ग्रीन रेवोल्यूशन से लिंक करके एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर आपको बहुत अच्छे से इसको रेडी करना है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है नेचुरल रिसोर्सेज वाला। क्लाइमेट और वेजिटेशन कर लीजिए, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक बेसिक अर्थ के जितने भी टॉपिक्स है इनको कवर कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी में आप बेसिकली ये वाले सेक्शन पे ज्यादा फोकस कीजिए, ऊपर वाले सेक्शंस पे आई डोंट थिंक कि उतना ज्यादा क्वेश्चन पूछने का चांसेस है, क्योंकि देखिए 100 मार्क्स ही है, 100 मार्क्स में बहुत ज्यादा डेप्थ में वो नहीं जाएगा, वो ब्रॉड टॉपिक्स ही पूछने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब आते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में वैसे तो हमारा 3 सेक्शन होता है, एक एंशिएंट, एक मेडाइवल और एक मॉडर्न। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए मॉडर्न वाले पार्ट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप मॉडर्न वाले सेक्शन को कवर कीजिए, उसके बाद आप एंशिएंट वाले को कीजिए और एट द एंड मेडाइवल में जाइए। मॉडर्न में आपको हर टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, ब्रॉड जितने भी टॉपिक्स है, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, जिससे क्वेश्चन बन सकता है, क्विट इंडिया मूवमेंट को अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह ये आपका टॉपिक हो गया इंपॉर्टेंट। देन आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, सोशो रिलीजियस मूवमेंट को अच्छे से तैयार कर लीजिए, सोशो रिलीजियस मूवमेंट से काफी बार क्वेश्चन पूछता है झारखंड में, सोशो रिलीजियस मूवमेंट को अच्छे से तैयार कर लीजिए, है ना। तो यानी कि आपका जो ये वाला मॉडर्न वाला पार्ट है इसे तो आपको अच्छे से कवर करना ही है, क्योंकि हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आएगा वो कहीं ना कहीं मॉडर्न वाले पार्ट से ही ज्यादा आने वाला है। हिस्ट्री का जो क्वेश्चन रहेगा ये आपका मॉडर्न सेंट्रिक ज्यादा होगा। एंशिएंट में अगर आपको प्रिपेयर करना है तो एक हड़प्पन सिविलाइजेशन को कर लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और एक वैदिक एज। मेरे को लगता है इन 2 चैप्टर्स को भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मौर्यन, गुप्ता ये सब से ये पूछेंगे। ठीक है, और मेडाइवल में दिल्ली सल्तनत वगैरह तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्वेश्चन आता है तो आप आई थिंक कि टैकल कर ही लेंगे। बट मेरा मेन फोकस है कि आप हिस्ट्री के ऊपर में मॉडर्न वाले पार्ट में ज़्यादा फोकस करें। मॉडर्न में भी आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 से लेके टिल 1947 के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, और उनमें जो ब्रॉड इवेंट्स है जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ये सब जो टॉपिक्स है इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, रॉयल टैक्स ये सब जितने भी हुए हैं इनको अच्छे से कर लीजिएगा। करंट इवेंट्स, अब ये एक ऐसा डायनेमिक पार्ट है ना कि ये कहां से क्वेश्चन उठाएगा कोई नहीं बता सकता, ये इतना ज़्यादा डायनेमिक है। करंट इवेंट्स में इतना ज़्यादा डायनेमिक है कि कोई यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन उठेगा कोई नहीं बोल सकता है। बट देन ऑल्सो कुछ जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए हैं, जैसे आपका ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर, इस तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, मैं आपको टेलीग्राम में एक बार जितने भी 2024 और 2025 के करंट इवेंट्स जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको डाल दूंगा। इसमें आप और रेडी कर सकते हैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर, यूएस चाइना ट्रेड वॉर ये कर सकते हैं। इजराइल के साथ जो यूज चल रहा है, इजराइल वॉर है, इसका आप कर सकते हैं। रशिया के साथ जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन वगैरह का, ये सब का आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि करंट इवेंट्स बहुत सारे हैं। और झारखंड के भी आपको करंट इवेंट्स देखने पड़ेंगे कि झारखंड में रिसेंट डेज में आगे 6 महीने के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए उनको भी आपको देखना होगा। तो करंट का सेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, इसमें आई डोंट थिंक कि आपके पास उतना ज़्यादा स्कोप है। बट देन ऑल्सो जो बहुत ज़्यादा रिसेंट इवेंट्स है उनको आप तैयार करके रखिए। साइंस में भी इनका स्पेशल फोकस जो होने वाला है ये इन्वायरमेंट में होगा, क्योंकि बेसिकली इट इज़ अ एग्जाम ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट से रिलेटेड एग्जाम है, तो इन्वायरमेंट वाले सेक्शन को आपको साइंस एंड टेक में अच्छे से करना है। और अगर साइंस में आप करोगे तो स्पेस वाले जितने भी अभी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, स्पेस प्रोग्राम्स, इनको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका साइंस वाला सेक्शन भी हो जाएगा।
तो ओवरऑल अगर जीएस का बात किया जाए तो आपको यहाँ पे बहुत ही सेलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना ऑप्शनल भी तैयार करना है। और ऑप्शनल के हमारे पास नोट्स इन्वायरमेंटल साइंस के बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर है, बैचेस चल रहे हैं। आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दिए गए हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा जनरल स्टडीज से रिलेटेड वीडियो। इसी तरीके से कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।